अच्छा भाई, हम कर रहे हैं वही 2024 के पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। और अब की बार हम पीछे पड़े हुए हैं। सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, इनके क्वेश्चंस हम कंबाइन करके सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। आज बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द party. Starting off with the question says define the radian. तो I don't think radian define करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात है। क्लास में मल्टीपल टाइम्स हमने इसको डिस्कस किया। इट इज द angle subtended from the center of the circle when arc length is equal to radius. ठीक है जी। तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत रॉकेट एक्सप्लेनेशन है। और सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर मेटल डिस्क स्पिन्स हॉरिजॉन्टली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टली स्पिन कर रहा है, मतलब आपकी जो डिस्क है ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, यू सरफेस, ठीक है। और वो स्पिन करी और उसके ऊपर कोई मॉडलिंग क्ले पड़ा हुआ है। एंड सर्किल का जो डिस्क, सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस है 9.3 सेंटीमीटर। पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले इज अटैच्ड टू द डिस्क। फॉर द इंस्टेंट व्हेन द पीस ऑफ द मॉडलिंग क्ले इज इन द पोजीशन, an arrow labeled v showing the direction of velocity of the modeling clay. देखो, वेलोसिटी की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो इट हैज टू बी टेंजेंट टू द सर्कुलर आर्क ना। तो भाई अगर लेट्स से ये आपका है सर्कुलर पाथ, तो इस वक्त जो आपकी वेलोसिटी होगी ना, और आप मूव कर रहे हो यूं, ओके, तो आपकी वेलोसिटी होगी टेंजेंट क्या। तो आपने इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन मार्क कर देनी है। दिस इज वेलोसिटी वी, ओके। इसको आपने लेबल करना विद एन एरो वी। और फिर आपसे कह रहा है एक एरो एरो बनाओ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, जाहिर है एक्सेलरेशन का मतलब वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, which will be directed towards the center of the circular path. तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर, ठीक है भाई। हाँ। अब कहते हैं the metal disc in figure 1.1 has a radius of 9.3 centimeter. The center of gravity of modeling is 1.2 centimeters from the rim of the disk and moves at a speed of 0.86. अच्छा, ये जो आपका कैलकुलेट एंगुलर स्पीड भी ओमेगा, कोई तो मुश्किल पार्ट नहीं है। बस इसमें हमें ये करना पड़ेगा, पहले मैं थोड़ा सा इसको डॉटेड। भाई टेक्निकली ये आपका सर्कुलर पाथ है फॉर द मॉडलिंग क्ले, ठीक है ना। तो अगर लाइक दिस डिस्टेंस इज 9.3 एंड दिस डिस्टेंस इज 1.2, तो जो मॉडलिंग क्ले जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, उसका जो रेडियस होगा, दैट रेडियस वुड बी the radius of the circular path of the modeling clay, and that is going to be equal to 9.3 minus 1.2। ठीक है जी। एंगुलर स्पीड चाहिए और रेडियस गिवन है, और स्पीड मतलब लीनियर स्पीड गिवन है। तो मेरे ख्याल से हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इक्वल आर ओमेगा। स्पीड आप ले लो 0.68, रेडियस आप ले लो 9.3 माइनस 1.2, और ये है सेंटीमीटर्स में ना, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा एज इट इज।
ओमेगा की वैल्यू बताओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। कैलकुलेटर निकाल लो यार, दो तीन लोग प्लीज। हाँ ऐसा नहीं कर दिया बेटा मैंने। Sir, omega is 83.95. And sir, I have a question. Yeah, do we have to draw the circle एक inside मिनट। the disk? 8.395 का मतलब ये हो जाएगा 8.4। हाँ अब बोलो, क्या बोल लो। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाट शुड आई ड्रॉ? नहीं, सर्किल बनाना जरूरी नहीं है, वो मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई वो उसका सर्कुलर पाथ। वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है। ठीक है भाई। फिर आपसे कहते हैं कि यार आप एक काम करो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन के लिए आप आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर और आर भी यूज कर सकते हो। तो स्पीड है 0.68 स्क्वायर, और रेडियस आपके पास था वही 9.3 माइनस 1.2 इंटू 10⁻⁻²। चलिए चलिए आंसर बताओ। कैलकुलेटर निकाल लो तीन चार लोग, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर जल्दी जल्दी आंसर्स नहीं आएंगे तो। 5.71, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ एज 5.7। ठीक है। अब आपसे ये कहता है कि भाई एक और पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, ये रहा सेकंड पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले जिसका कंपैरेटिवली रेडियस कम है। द सेकंड पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले हैज अ लार्जर मास। अच्छा जी, इसका मास बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड बाय प्लेसिंग टिक इन ईच रो, complete table 1.1. This is the table that we need to complete to show how the quantities included compare for the two pieces of modeling clay. Angular speed, linear speed, acceleration। भाई देखो एक बात समझ लो, आपके पास, मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई ये इसका सर्कुलर पाथ है। ठीक है। जो सेकंड है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों डिस्क के ऊपर रखे हुए हैं ना, अगर दोनों डिस्क के ऊपर रखे हुए हैं, तो जितनी देर में ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा ना, एक सर्किल, उतनी देर में ये भी अपना कंप्लीट कर चुका होगा, क्योंकि साथ साथ ही घूम रहे हैं ना, एक ही डिस्क पर है। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो इसका टाइम पीरियड है। समझ रहे हो? जब दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, तो फिर दोनों की एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है ना, वो आप लिखोगे कि भाई, मतलब एग्जाम में रिक्वायरमेंट तो नहीं लिखने की, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई बोथ द क्ले हैज सेम टाइम पीरियड। तो फिर दोनों की एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगी भाई, सेम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, लीनियर स्पीड, जाहिर सी बात है। अब एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, आपके पास इक्वेशन है v इक्वल आर ओमेगा। तो भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया कांस्टेंट फॉर बोथ। अब भाई जाहिर सी बात है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। तो ज्यादा किसका है, लाइक फर्स्ट का ना। तो लेस फॉर सेकंड, या फिर देन फर्स्ट, या यू कह लो कि, यानी आप ये कह लो पहले वाले का ज्यादा है या दूसरे वाले का कम है। तो लेस फॉर सेकंड पीस, क्योंकि सेकंड पीस के ऊपर रख के बताना, सेकंड पीस का रेडियस कम है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, लीनियर स्पीड कम हो जाएगी। फिर क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई,
एक्सेलरेशन में अगेन आपके पास आप यूज करोगे ए इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर। अगेन ओमेगा दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगेन जिसका रेडियस कम होगा उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कम होगी। है ये? सारे मेरे साथ हैं भाई? बोलो ना। माथ क्लास के एंड में, ठीक है, क्लास के एंड में डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी सारे कंफर्म करे, आर यू ऑल विद मी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चलो भाई, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन कर दें तो दैट इज work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the field. So it is the work done per unit positive charge in bringing it from infinity to that point. सही है। दो आइसोलेटेड चार्जेस हैं, एक x और एक y, and they are separated by 1.2 meters. Vacuum में the centers are separated by 1.2 meters. Point P is on the line joining the centers of the two spheres is at a variable distance x from the center of x. तो ये जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस यानी ये पॉइंट पे अभी यहाँ पर है, पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो इस पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब आपको याद होना चाहिए क्लास में मैंने आपको ये पूरे ग्राफ पढ़ाए हुए हैं कि भाई हुआ ये होगा कि एक का ग्राफ होगा कुछ यूं, और दूसरे का ग्राफ होगा कुछ यूं, ठीक है। तभी आपके पास जो कंबाइंड ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर दोनों दोनों स्फीयर्स का एक्स और वाई, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल पॉजिटिव है तभी तो नेट भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। आप समझ रहे हो? अभी मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, और मुझे एक बात समझ में आ गई है कि भाई दोनों का चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है। सही है। अच्छा, मुझे ये भी समझ में आ गया कि वाई का चार्ज डेफिनेटली एक्स से ज्यादा है, तभी ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। एक्स का काम है इसीलिए ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तभी इनका जो नेट इफेक्ट है वो यूं आ रहा है। ठीक है भाई? ठीक है भाई, यहां तक सारे मेरे साथ हैं? सही है। अच्छा, state three conclusions that can be drawn from this sphere. The conclusion can be quantitative or qualitative. बहुत सारे कंक्लूजन से इन्होंने तीन मांग लिए, तो हम वो तीन भी बता देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। पहली बात तो बोथ x and y are positively charged, ठीक है। दूसरा ये कि यार देखो आमतौर पर क्या होता है कि ये सरफेस से स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये रेडियस है। तो इधर आपके पास है x और इधर आपके पास है y। तो आप कह सकते हो कि y का रेडियस है ये, ठीक है। तो
विच इज 0.10, और इधर से अगर आप एक्स का रेडियस निकालने बैठोगे तो ये हो जाएगा 0.30। ठीक है, तो आप लिख दो रेडियस ऑफ, पहला वाला क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ एक्स इज 0.30, while radius of y is 0.10 मीटर से ना। ठीक है भाई, और क्या लिख सकते हैं भाई? अच्छा, एक और कंक्लूजन ये है कि देखो, एक चीज समझो, टोटल डिस्टेंस है 1.2 मीटर्स। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, और आपको इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो मिल रही है 0, क्योंकि टेंजेंट 0 आ रहा है। अच्छा, मैं ना तुम लोग के लिए काम करता हूँ, इस ग्राफ की ना थोड़ी सी शक्ल भी मुनासिब कर देता हूँ। तो ठीक है ना, इस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये जो पॉइंट 6 है ना सेंटर में, इस पॉइंट पर, तभी तो आपके पास लाइक कर्व बिल्कुल ऐसे हो गया ना, 0 टेंजेंट दे रहा है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू एक्स एंड वाई इज सेम। अब ये चीज अगर बिल्कुल सेंटर में आ रही है ना, इसका मतलब इन दोनों का चार्ज सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, तो बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है ना तुम्हें, वो इसलिए नजर आ रही है कि इसका रेडियस छोटा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका रेडियस भी सेम होता ना, फिर ये दोनों ग्राफ बिल्कुल साथ ही स्टार्ट होता। समझ आया आप लोगों को? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? सारे कंफर्म कर दो यार, 20-21 लोग। सर, आई हैव अ क्वेश्चन इन द एंगुलर स्पीड क्वेश्चन, व्हाई आर वी सबट्रैक्टिंग द टू डिस्टेंस फ्रॉम मेथड। अरे, तुम्हें एंगुलर स्पीड इसकी निकालनी है ना यार, तुम्हें एंगुलर स्पीड इसकी निकालनी है, मॉडलिंग के लिए की, तो रेडियस भी इसी का यूज करोगे ना, ये इसका सर्कुलर पाथ है ना। तुम्हें मॉडलिंग स्पीड भी तो मॉडलिंग के लिए की दी हुई है ना। विजना, नासिर, अरे इट सेज दिस, तुम स्पीड कौन भाई, जो इसकी स्पीड है वही डिस्क की है ना, सबकी एंगुलर स्पीड सबकी सेम है ना, तो अगर तुमने मॉडलिंग क्ले की निकाल लिया तो टेक्निकली तुमने डिस्क की निकाल लिया ना। तुम स्पीड कौन सा यूज कर रहे हो मुझे बताओ? मॉडलिंग क्ले का ना, विजना।
मरीन में तुम्हारी बात समझ गया, तुम क्या कहना चाह रहे हो। इसमें से एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यार ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है ना, थोड़ा सा नेट भी उसमें ऐड हुआ हुआ है, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। अदरवाइज तुम्हें ऑलमोस्ट नजर आ जाएगा कि यार अगर ये 2 है तो ये 6 है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, बिकॉज दूसरे वाले का ऐड भी तो हो रहा है ना, एमरीन। ये इंडिविजुअल ग्राफ नहीं है। एमरीन आगे बढ़े। ईमान और ईमान, आप लोगों को बात समझ में आई। भाई अगर आपके पास बिल्कुल सेंटर पे वो पॉइंट आ रहा है जहां पर पोटेंशियल एक्स और वाई का सेम है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों का चार्ज की वैल्यू भी सेम होगी ना। वरना जैसे फील्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से जीरो नल वैल्यू, जैसे अगर यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जीरो आएगी, वो सेंटर में नहीं आती, कहीं और आती है ना, अगर चार्जेस डिफरेंट होते तो। 1.2 पे ये चीज ना बिल्कुल सेंटर पे आ रही है, इसलिए कंक्लूजन ड्राइव किया जा सकता है। ईमान एंड एमन, महाज इस पे बात करते हैं। सही ना, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा ना, इसलिए क्लास के एंड में सही है। A proton is held at rest on the line joining the center at the position where x equals 0.60. The proton is released, described and explained without calculation the subsequent motion. भाई एट x इक्वल जीरो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो प्रोटॉन अगर रेस्ट पर ही छोड़ा गया तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। Proton will stay at rest and it will not experience any resultant force। आगे बढ़े भाई सारे, आगे मेरे साथ में जल्दी जवाब दो भाई। आर यू ऑल विद मी। चलो रिप्लाई बहुत स्लो स्लो कर रहे हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू कैपेसिटर एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ पावर सप्लाई ऑफ वोल्टेज वी। सही है, द कैपेसिटर एक्स इज सी एक्स, इसकी कैपेसिटेंस इज सी एक्स, और दूसरे वाले की कैपेसिटेंस है सी वाई। Derive an expression in terms of Cx and Cy for the combined capacitance Ct of the capacitors in this circuit। सिंपल, इसको वोल्टेज दे दो V1, इसको दे दो V2, और आप लिख दो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। आपको पता है Q इक्वल CV, तो V इक्वल Q अपॉन C। तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन C, और चार्ज दोनों में सेम स्टोर होगा सीरीज में, तो ये Q ओवर सी टी सी एक्स, Q ओवर सी वाई। हमने क्लास में भी किया हुआ है डेरिवेशन। तो आपके पास, हमें पता है कि भाई सीरीज में क्या होता है, 1/ct इज इक्वल्स टू 1/cx प्लस 1/cy। ठीक है, यही प्रूफ करना है ना। ठीक है, 3 मार्क का एक्सप्लेन योर रीजनिंग की पकड़ डाली हुई है बिला वजह की, थोड़ी सी लंबी कर देना। द चार्ज स्टोर्ड इन
both the capacitors will be same as they are in series। बस इससे ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं। चलो भाई, टू कैपेसिटर्स P एंड Q आर कनेक्टेड, ऊपर एक्स वाई, जैसा ये नया सवाल है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पावर सप्लाई ऑफ V। एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, बेसिक ड्राइंग बना लेते हैं भाई। ये एक कैपेसिटर है P और एक और कैपेसिटर है Q, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है, P की कैपेसिटेंस है 200 माइक्रोफैरड। द कैपेसिटेंस सी क्यू, इसकी कैपेसिटेंस है सी क्यू। ठीक है भाई, कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 to 400 माइक्रोफैरड। तो इसको आप 0 से 400 माइक्रोफैरड तक इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सी व्हेन सी क्यू इक्वल जीरो, जाहिर है जब इसकी कैपेसिटेंस जीरो होगी, जब इसकी कैपेसिटेंस जीरो है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों की मिला के इस 2.5 मिली जूल। अब जाहिर सी बात है, अगर इसकी कैपेसिटेंस ही नहीं है तो इसमें चार्ज भी स्टोर नहीं होगा, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी इसी में स्टोर होगी। शो दैट द सप्लाई वोल्टेज इज 5। भाई, अगर आप कैपेसिटेंस की एनर्जी की इक्वेशन लगाते हो तो डैट इज 1/2 CV², ऐसा ही। एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? 2.5 मिली जूल्स। तो 2.5 इंटू 10⁻³ 1/2 कैपेसिटेंस है 200 एक्सपोनेंट -6 V²। जल्दी बताओ भाई, V की वैल्यू क्या आ रही है? 5.0 आ रही है? बोलो ना, जल्दी बताओ, यही आ रहा है? 5.0 आ रहा है? वन अपॉइंट टू क्यू भी यूज कर सकते हैं, बट चार्ज पता नहीं है ना, कैपेसिटेंस पता है, इसलिए वो यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, अगेन टोटल ही चाहिए उसको, जबकि सी क्यू हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सही है। अच्छा भाई, इसकी कैपेसिटेंस बढ़े या कम हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है, अगर 5.0 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको पहले भी 5 वोल्ट मिल रहा था जब इसकी कैपेसिटेंस लेट से जीरो थी, इसको अभी भी 5 वोल्ट मिल रहा होगा जब इसकी कैपेसिटेंस 400 है। तो इसका एनर्जी स्टोर तो वही है, 2.5 मिली जूल्स। अब इसका एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं, तो इसमें लाइक वोल्टेज उसको भी पूरा 5 मिल रहा होगा, कैपेसिटेंस 400 ले लेते हैं, तो एनर्जी निकाल लेते हैं किसकी, एनर्जी निकाल लेते हैं क्यू की। ठीक है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे भाई, 1/2 CV²। अब इसी कैपेसिटेंस को आप मैक्सिमम ले जाओ, विच इज 400 माइक्रोफैरड। वोल्टेज इसको पूरा मिल रहा है 5.0। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। तुम लोग क्या करो, पहले से निकाल लो ना यार। हाँ, कैपेसिटेंस अगर किसी कैपेसिटर की चेंज करनी हो तो वो वोल्टेज या चार्ज से चेंज नहीं होता, वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट के बीच की सेपरेशन, डाइलेक्ट्रिक, ये सब पे डिपेंड करता है। उसको चेंज करोगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी, वो हमारे यहाँ करते नहीं है। आंसर जल्दी जल्दी बताओ ना। 5 एक्सपोनेंट -3 जूल्स। ठीक है, आपको चाहिए टोटल एनर्जी।
तो एक पहले वाले में हुई थी क्यू में 2.5, और इसमें हो गई 5.5 मिली जूल ही है ना, 2.5 मिली जूल है ना, इसमें भी वही आ रहा है। 2.5 प्लस 5.0, इसको 5.0 कर दो, तो ये हो गया 7.5 मिली जूल्स। ठीक है भाई, आसान है। अब आपसे कहा ये जा रहा है कि आप टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दो, टोटल एनर्जी का ग्राफ बना दो, ई विथ सी क्यू, एस सी क्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 4। तो जब आप सी क्यू चेंज कर रहे थे तो 0 से 400 पर क्या पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। जब सी क्यू की कैपेसिटेंस थी 0, सही है ना, तब पी में जो एनर्जी स्टोर थी वो 2.5 थी, तो टोटल एनर्जी भी कितनी होगी, 2.5। एक पॉइंट तो आप यहां से पकड़ लो, टोटल एनर्जी। ठीक है, जब सी क्यू चला गया 400 पे, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 7.5। ठीक है, अब मुझे इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है ना, मुझे इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करूंगा, मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ कि आखिर ग्राफ का शेप क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है। सही है, मतलब मैं पूरी इक्वेशन बना के समझाता हूँ। टोटल एनर्जी की इक्वेशन देखो, 1/2 सी पी इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 सी क्यू इंटू वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी यही होगी ना भाई, पी की एनर्जी प्लस क्यू की एनर्जी। अच्छा, वी तो चेंज नहीं हो रहा, सप्लाई वोल्टेज फिक्स है, इनके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, पी की कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं हो रही, ये चेंज हो रहा है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उससे टोटल एनर्जी चेंज होगी। तो मैं पूरी शक्ल निकाल के देता हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर इंटू सी क्यू प्लस 1/2 सी पी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये वाई एक्सेस पर है, ये एक्स एक्सेस पर है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, तो ये हो गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट, ये तो y हो गया, ये x हो गया, और ये हो गया ग्रेडियंट। खैर इतनी लंबी हमें करना नहीं, मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ई का सी क्यू के साथ जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, वो है लीनियर रिलेशन। इसका मतलब इन दोनों को हम जो कनेक्ट करेंगे, वी विल कनेक्ट देम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया सबको, बोलो ना, कि अक्सर लोग ना वो वी स्क्वायर देख के परेशान हो जाते हैं कि सर वो लीनियर, भाई वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, जो वेरिएबल है ना वो सी क्यू है, और उसका ई के साथ रिलेशन लीनियर है। अरे समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है तुम लोग को, सो तो नहीं गए हो। अब्दुल्ला, एहसन, अमीन, अमीन ने जवाब दे दिया, अम्माद, अनस, बासिम, दुआ, ईमान, हानिया, हंजला, महद, हमजा, साइम, सुमैया, अली, अब्बास, विजना। लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो यार। हम्म। अनस जल्दी बोलो क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि भाई टोटल एनर्जी थी 2.5 जब ये 0 था,
क्योंकि इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं थी। तो जो इसकी एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी थी। तो जब सी क्यू जीरो है तो ये 2.5 है। ये बात समझ में आती है? अनस आसिफ, सही है। और 400 पे 7.5, वो तुमने निकाल लिया जब इसकी वाइडेंस 400 थी, तब टोटल 7.5 है। ये दो पॉइंट्स की प्लॉटिंग समझ में आती है अनस? ठीक है। और इनको स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि इनका रिलेशन लीनियर है, y इक्वल mx प्लस c से मैंने कंपेयर करके दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है अमीन भाई। तो एक स्टूडेंट है मेरी, वो अक्सर बेचारी आ जाती है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर देती है। उसने ही बोला मैं क्यों आऊं जब बाकी कोई नहीं आते हैं तो। चलो भाई नेक्स्ट। एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर टू अ पॉइंट मास इज नेगेटिव। अबे यार एक ही सवाल कितनी बार करेंगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं। या बल्कि मैं नहीं कर रहा यार, नहीं, ऑलरेडी सॉल्व। पोटेंशियल इज जीरो एट इंफिनिटी। दोबारा दोबारा नहीं करना। जब आप इन्फिनिटी से अंदर आओगे तो पोटेंशियल लूज होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। A planet may be assumed to be a uniform sphere. It has a gravitational potential phi at a distance r from the center of the planet. 1/r और phi का आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है ना? ये रहा phi, ये रहा 1/r। और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। भाई आपको पता है phi इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर, तो phi इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू 1/r। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो जाएगा +0। तो ये हो गया x, ये हो गया y पे आपके पास फाई है ना, तो दिस इज योर ग्रेडियंट। बाकी y इंटरसेप्ट तो 0 है। सही है। तो ये भी बता दिया, इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा -gm। सही है। और आप देख सकते हो नेगेटिव ग्रेडियंट बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है ना? इसलिए ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज y इक्वल mx प्लस से कंपेरेबल है। अगर आप फाई का ग्राफ बना रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1/r। सही है भाई। चाहते क्या है? कहता है मास ऑफ द प्लैनेट निकाल दो। तो मेरे ख्याल से एक काम करते हैं ना, ग्रेडियंट निकालते हैं। उसको -gm को इक्वल लेके, m का मतलब मास ऑफ द प्लैनेट ही है ना। तो अगर मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है तो ये वैल्यू पकड़नी पड़ेगी। दिस इज 2, दिस इज 2.2, तो ये हो जाएगा 2.4। दिस इज 2.2, -2.2। और 0.2 में 5 बॉक्सेस है ना, तो 2.24, 2.28, 2.32। और फिर नेक्स्ट आना चाहिए 2.36। ऐसा ही है? सही है। 2.36 ही है ना ये? और ये वैल्यू है 4.0। तो अगर मैं लिखता हूं कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू -gm, तो -2.36 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज 4.0 एक्सपोनेंट -8।
माइनस जी इज 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 इंटू एम। देखना जरा मास की वैल्यू क्या आ रही है। मास की वैल्यू बताइएगा। यही आ रहा है 8.8 एक्सपोनेंट 25। जल्दी जल्दी बताओ। ओ सही है, सही है, सॉरी, ये 10 की पावर 8 लगाना भूल गए थे ना 5 में। तो तुम लोग भी सो ही रहे हो। अब देखो क्या आ रहा है। ये दिन आ गया। आ गया सबका आंसर। 17 आ रहा था ना, बस ठीक है। 8 ऐड कर दो। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट इज 0.72 अर्थ डेज। ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ। सैटेलाइट इज ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट रिमेन्स अबव द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। मतलब कि ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। use the mass of the planet b part number 1 to determine the radius r of the satellite। तो भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वही वाली बात होगी। फॉर अ सैटेलाइट द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। इसने रेडियस को कैपिटल आर बोला, बस फिर मैं कैपिटल आर ही बना देता हूँ। इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम का हो जाएगा इंतकाल, और जी एम इज इक्वल्स टू आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। रेडियस चाहिए आपको। ओमेगा की जगह लिख दो, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 2 पाई बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है। तो जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। जी इज 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। मास आपने ऊपर निकाल लिया प्लैनेट का 8.8 एक्सपोनेंट 25। टाइम पीरियड है 0.72 डेज ना। तो 0.72 वही सैटेलाइट का भी होगा टाइम, क्योंकि वो अगर जियो स्टेशनरी है। 0.72 डेज का मतलब इसको मल्टीप्लाई करो 24 से, फिर मल्टीप्लाई करो 3600 से। और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एज इट इज। और आर क्यूब को हटाने के लिए आप यहाँ पर लगा दोगे और 1/3। बोलिए भैया का आंसर आ रहा है 8.32 एक्सपोनेंट 7। सारा डेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना, तो फाइनल आंसर भी
दो में ही कर देते हैं। सारे मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला भाई, किस किस्म के आंसर आ रहे हैं तुम्हारे? 8.3 सही है एमन। तो ये अच्छा सवाल है। ये फेब मार्च है ना, लास्ट ईयर भी कराया था मैंने। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज 8400 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। Mass of the satellite is 1200 kg. Determine the additional energy required to move the satellite from orbit to infinity. देखो infinity पे लेके जाना है। infinity पे लेके जाना चाह रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और क्योंकि तुम्हें, हम अज्यूम करेंगे हम मिनिमम एनर्जी चाह रहे हैं, तो तुम्हें फिर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो करनी है। यानी कि तुम्हारे पास ना, लाइक, ऑलरेडी कुछ स्पीड है। सही है। मास भी है डेफिनेटली, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जो कि इवेंचुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर ये मास रेस्ट पर होता, सिंपली लेट्स से इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, उस वक्त मैं आपसे कहता ना यार मुझे बता दो कि इसको इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आप कहेंगे सर, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर वापस इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसकी उतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी। यू नीड द एनर्जी रिक्वायर्ड ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर, विच इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी राइट नाउ। सही है। सर आप इतनी इतना वर्क कर दें, या सिंपली ये इतनी एनर्जी अपनी लूज कर दे तो वो चला जाएगा, बट सर इसके पास ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी भी तो है। तो वो तो पहले कन्वर्ट होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप माइनस करोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको मिनिमम कितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए। आप ये बात समझ आई आप लोगों को? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखो ईमान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। सही है। एक मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है, मुझे उसको इंफिनिटी तक लेकर जाना है। कितनी एनर्जी चाहिए होगी? सर जितनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट रिक्वायर्स दैट एनर्जी टू गो टू द इंफिनिटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते ही उस एनर्जी को है ना, उस वर्क डन को, विच इज रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एमन, पहले ये बात समझ में आती है? सही है। दो, आपको ये बात समझ में आती है? सही है। अब मैं क्या, लेट से वो एनर्जी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 जूल, इतनी एनर्जी चाहिए। अब मैं कहता हूँ यार इसके पास लेकिन ऑलरेडी 2,000 जूल एनर्जी है, तो अब कितनी चाहिए होगी? आप बोलेंगे सर फिर 8,000 चाहिए होगी। यानी वो जो 2,000 आपके पास है वो माइनस करते हैं आप। ऐसा ही है ना? तो भाई इसके पास ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी थी, तो आप कहोगे यार काम करो, जो एडिशनल चाहिए ना उसके लिए जो ऑलरेडी है उसमें से वो माइनस कर दो। वैसे तो इतनी चाहिए थी, लेकिन इतनी इसके पास ऑलरेडी है, तो सर ठीक है फिर उसको माइनस कर दे, जो बच जाएगी उतनी एडिशनल है जो आपको चाहिए। दुआ, महत, एमन, समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? जी अस्सलाम वालेकुम यार, क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, क्लास से फ्री होकर कॉल करता हूँ। ठीक है।
एक मिनट देना बेटा। दो, मैं आपको थोड़ा सा खुल के समझाता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। आपका भाई फुल फारिग चल रहा है। देखो, दो, ये एक प्लेनेट है, सही है। लेट्स से दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। आपके पास कोई एक मास है जो कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है ना। इस वक्त इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -Gmm/r, ठीक है। ये ये एक्चुअली क्या बताता है? ये बताता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड, सही है। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम जाओ इन्फिनिटी, अब तुम्हारी सिचुएशन उल्टा है, तुम इस मास को अब इन्फिनिटी पर लेके जाना चाह रहे हो, सही है। तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें इंक्रीज करनी है। नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा, 10-15 मिनट टाइम है। 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है ना। पहले मुझे ये बताओ, दो अफारी, ये बात तुम्हें समझ में आती है ना, जब तुम इन्फिनिटी से करीब आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। दो, जल्दी बताओ। अच्छा, अब मैं कहूं तुम्हें कितना कितना वर्क करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए, तुम बोलोगे सर जितनी इतनी पोटेंशियल एनर्जी ना उतना ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्निकली जो वर्क डन रिक्वायर्ड था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव टू इंफिनिटी, सही है, इज इक्वल टू, जाहिर है वापस जा रहा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, Gmm/r, ये मानते हो ना आप? लेकिन तुमने कहा अच्छा, ये एनर्जी तुम कहां से लेकर आओगे? लाइक समहाउ ये एनर्जी इसको चाहिए होगी ना बाहर जाने के लिए, सही है। तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, सही है। फिर तुमने कहा यार लेकिन ना, मैं एनर्जी दूं उससे पहले इसके अपने पास भी एक एनर्जी है। सर इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है। दिस मास ऑलरेडी हैज सम काइनेटिक एनर्जी, जब ये दूर जाएगा विच विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हें कुछ एनर्जी यहां से भी मिल रही है। तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहां से यहां तक के लिए चाहिए थी 1000 जूल, लेकिन तुम्हें काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेट से वो है 2000 जूल। अब वो 2000 तुम्हें मुफ्त में मिल रही है ना, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो टेक्निकली तुम्हें वहां भेजने के लिए कितनी चाहिए होगी? दुआ 8000 चाहिए होगी ना। तुम बोलोगे सर मैं एक काम करूँ, जो उसके पास ऑलरेडी है वो माइनस करके बताए ना कि मुझे कितनी देनी है। डज इट मेक सेंस? इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब वैल्यू पुट कर लो भाई, 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है ना। मास कितना, 8.8 एक्सपोनेंट 25।
ठीक है, सैटेलाइट का अपना मास दिया हुआ है 1200। ये अभी किस डिस्टेंस पर है वो तुमने निकाल लिया, 8.3 एक्सपोनेंट 7। हाफ। सैटेलाइट का मास है 1200। स्पीड भी आपको दी हुई है 8400। बताओ क्या आंसर आ रहा है। मतलब भाई मुझे मिनिमम चाहिए ना, मुझे एडिशनल चाहिए तो मैं चाहूंगा पहले मेरी काइनेटिक एनर्जी भी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो ना। अली अब्बास। 4.25 इंटू 10 तो इसको आप कर लो 4.3 इंटू 10 की पावर 10। सही है। यार एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, जल्दी से सॉल्व कर लेते ताकि 2024 हमारा हमेशा के लिए मुक जाए। सही है। थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन, ये तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है। टोटल कैपेसिटेंस निकाल दो, तो मेरे ख्याल से पहले एक काम करते हैं। भाई ये 45 वाला एज इट इज। ये दोनों पैरेलल में, कैपेसिटर्स में पैरेलल में ना कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। तो 10 और 20 मिलके हो जाएंगे 30 माइक्रोफैरड। अब ये सीरीज में आ गए तो अब वो 1/, वाला फॉर्मूला यूज कर लो। जो आपको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए ना, वो हो जाएगी 1/c इक्वल्स 1/45 प्लस 1/30। बताओ क्या आंसर आ रहा है सी। जल्दी बताओ। मान भाई पूछ रहे सर, उस केस में हम ये नहीं कर सकते काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो तो उस वक्त है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उससे भी तुम बट टोटल एनर्जी निकालोगे ना, तुम्हें तो बाहर जाने के लिए चाहिए। हाँ हाँ, उससे तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। और फिर उसको जीरो के इक्वल कर लो। हम्म। उसमें अंदर आते पर रेजिस्टिव फोर्सेस को ऐड करना है। एक काम करना, करके देखना, इसका आंसर देखना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाहर चेक करके मुझे आंसर बताना। खैर इसी बारे में बताओ क्या आ रही है 18। The capacitance of 45 microfarad is connected to a variable power supply initially set at 8 volt. The output of the supply increases with the potential difference across the capacitor increases to 9.6। तो वोल्टेज 8 से 9.6 हो गया। ठीक है भाई, इसको V1 बोल देते हैं, इसको V2 बोल देते हैं। चेंज इन एनर्जी निकाल दो भाई। एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वेयर वैसे। ठीक है, तुम्हें चेंज इन एनर्जी चाहिए ना या इंक्रीज इन एनर्जी चाहिए। तो ये हो जाएगा, कैपेसिटेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस रहेगा वही 45 एक्सपोनेंट -6। वोल्टेज 9.6 स्क्वायर -8.0 स्क्वायर। बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है।
हाँ, क्लास के बाद ये वाली पीडीएफ भी अपलोड कर। जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। 633 जूल्स। नहीं भाई, इतना बड़ा आंसर नहीं हो सकता। 6.33 एक्सपोनेंट -1, हाँ ये हो सकता है। 6.33 का मतलब, इसको बस 6.3 कर देते हैं। एक्सपोनेंट -4। एक साइनोसॉइडल एसी सप्लाई है जो कि इनपुट ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड है, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज कनेक्ट, लिख देता हूँ। दिस इज द सर्किट, जो कि पहले ही लगा हुआ है, यूज फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है, इतना कर दो, कंप्लीट द सर्किट इन 4.2 by adding a capacitor to the smooth the potential difference। बस आपको एक पैरेलल में वो लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर। हो गई आपकी स्मूथिंग। ठीक है भाई, कोई नई चीज तो नहीं है। द वेरिएशन विद टाइम की द पोटेंशियल डिफरेंस द स्मूथ आउटपुट इज दिस। ठीक है भाई, ये आपका स्मूथ आउटपुट आ गया। डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट टॉ इन मिली सेकेंड्स ऑफ द स्मूथिंग सर्किट। तो आप ये इक्वेशन यूज कर लो ना, v इक्वल v नॉट e की पावर -t अपॉन टॉ। सही है। इनिशियल वोल्टेज आपके पास कितना आ रहा है भाई, 4। और फिर आपका वोल्टेज चला गया ड्रॉप करके 3.3 के बाद 4 है ना, तो ये हो गया 3.2। सही है। और ये ड्रॉप होने में टाइम कितना लगा। अगर आपके पास ये है 10, 11, 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, तो दिस इज 13। तो 5 से लेके 13 तक मिली सेकेंड्स में आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया 4 to 3.2। तो फाइनल वोल्टेज आपके पास V हो जाएगा 3.2। V नॉट था 4.0, ई रेस टू द पावर माइनस, टाइम कितना लगा, 13 - 5 इज 8। तो मैं लिख देता हूँ 13.0 -5.0 एंड देन टॉ। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 4.0 ऐसा ही इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -8.0 डिवाइडेड बाय टॉ। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ ln लगा दो। तो इक्वेशन हो जाएगी ln ऑफ 3.2 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू ln ऑफ ई तो हटा दो, बस इसको पहले ले आओ, -8.0 डिवाइडेड बाय टॉ। बताओ बेटा टॉ की वैल्यू क्या आ रही है। उसको टॉ मिली सेकेंड्स में चाहिए, इसलिए मैंने मिली सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। हाँ हाँ, कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में ही लगेगा दोबारा। 35.85, तो एमन ये 36 हो जाएगा ना फिर। अबे अब्दुल्ला, तुम कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। दोबारा निकालो बेटा। 36 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक।
तो वही 35.85 जिसका भी आ रहा है ये सही है, तो 36 कर दो ना इसको। दुल्ला बेटा दोबारा चेक करो ना अपना आंसर। सारे मेरे साथ हैं, अगले पार्ट में। 4 की जगह 40। चलो ठीक। एक एसी सप्लाई का मैक्सिमम है 16, ये है मैक्सिमम पावर। दिस इज पी नॉट। मीन पावर ऑफ द आउटपुट सप्लाई, अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुई है ना, तो जो एवरेज पावर होती है वो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज पावर इज हाफ द पीक पावर। तो पीक अगर 16 है, तो ये कितना हो गया? 8.0। तो मीन पावर हो जाएगी 8.0। हाफ वेव में जाहिर सी बात है आधा साइकिल ही गायब हो जाता है, तो मीन पावर और आधी हो गया, 4.0 हो जाएगी। सारे मेरे साथ हैं। और इस तरह हमने 2024 के सारे ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे वेरिएंट के। हाँ, अम्माद असल में वो रिजल्टेंट है ना, एक इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए वो सेम नहीं आ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। हाँ भाई अब आ जाओ। महात भाई अब पूछो क्या बोल लो। ठीक है भाई, बाकी लोग जा सकते हैं।